आज बताऊंगी एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? इट इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। जितना भी हमारा एनिमल लाइफ स्टॉक है उसे हम साइंटिफिकली मैनेज कर रहे हैं, यानी जानवरों को जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें हम पालते हैं। ठीक, उसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। जो भी जानवर हम पालते हैं उनकी फीडिंग का, उनकी ब्रीडिंग का और उनकी डिसीज कंट्रोल का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसके अंदर हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे लाइन से। पहला है कैटल फार्मिंग, दूसरा पोल्ट्री फार्मिंग, तीसरा फिश प्रोडक्शन और चौथा बी कीपिंग। कल एनिमल हस्बेंड्री में बताया था 4 पॉइंट्स हमें कवर अप करने हैं। पहला है कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग किसे कहते हैं? जब हम कैटल्स को पालते हैं, किसके लिए? या तो मिल्क के लिए या ड्रॉट एनिमल्स को पालते हैं। मिल्क जो है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमें मिल्क देते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हम ड्रॉट वर्क के लिए यूज़ करते हैं। ड्रॉट वर्क का मतलब होता है एग्रीकल्चर फील्ड में हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं। सपोज हमें टिलिंग करनी है, ठीक है, आपने देखा होगा बैल लगाए जाते हैं खेत को जोतने के लिए। तो बैल जो होते हैं वो आपको मिल्क नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें यूज़ कर रहे हो। किस काम के लिए उनको पाल रहे हो? ड्रॉट एनिमल्स की तरह उनको पाला जाता है, जिससे वो एग्रीकल्चरल फील्ड में आपके काम आ पाए। तो हम काऊ को पालते हैं इसलिए क्योंकि हमें उससे मिल्क मिलता है, और बैल को हम पालते हैं इसलिए जिससे हमें जो एग्रीकल्चरल फील्ड है उसमें हमें थोड़ी सी हेल्प मिल पाए। इंडियन कैटल्स जो होती हैं उसमें 2 तरीके की स्पीसीज होती हैं। जो काऊ होती है उसका नाम होता है बॉस इंडिकस, और जो बफेलो होती है उसका नाम होता है बॉस बोबालियस। ठीक है, ये नाम जरूर याद करना, पेपर में पूछे जाते हैं कि इंडियन काऊ का क्या नाम होता है या इंडियन बफेलो का क्या नाम होता है। ठीक, आगे यही लिखा है मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स को हम मिल्च एनिमल कहते हैं। MILCH लिखा है, मिल्च एनिमल। जितनी भी आपके एनिमल्स हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है उसे हम मिल्च एनिमल कहते हैं, और जो हम फार्म में लेबर की तरह यूज करते हैं उसे हम ड्रॉट एनिमल कहते हैं। जो ये मिल्क का प्रोडक्शन होता है ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। पहला इन्होंने दिया है ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? जब किसी काऊ के बेबी होता है, काफ होता है, तो वो उसकी बॉडी में अपने आप से दूध प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जितने टाइम तक वो दूध प्रोड्यूस होगा उस पूरे पीरियड को हम लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक, फिर दिया जैसे यहाँ पर इंडिया की स्पीसीज दी थी, यहाँ पर एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड दिया हुआ है, हम उनका भी यूज करते हैं। हम उनको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनका जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और जो आपकी लोकल ब्रीड होती है, काऊ में ही लोकल ब्रीड है, उसका नाम होता है रेड सिंधी और सहीवाल कहते हैं। इनको हम यूज करते हैं, इन काउस को हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग डिजीज के प्रति बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इन्हें जल्दी से डिसीज नहीं होती है। ठीक, फॉरेन वाली स्पीसीज किस लिए यूज कर रहे थे? क्योंकि यहाँ पर लैक्टेशन पीरियड ज्यादा था। लैक्टेशन पीरियड ज्यादा होगा तो दूध ज्यादा समय तक देगी काऊ। ठीक, और ये वाली जो लोकल वाली ब्रीड है उसको हम यूज कर रहे हैं किस लिए? क्योंकि उसको डिसीज कम होती है। नेक्स्ट है कि ये जो दूध था, जितना भी दूध प्रोड्यूस हो रहा है, ये दूध अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस हो, इसके लिए हमें और क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो मैंने बताया लैक्टेशन पीरियड आप बढ़ा लो, ठीक है, और दूसरा यहाँ है प्रॉपर क्लीनिंग। आपको जहां पर भी आप गाय भैंस को रखते हो उस जगह पूरी साफ सफाई, बहुत अच्छे से साफ सफाई होनी चाहिए। अगर साफ सफाई होगी तो एनिमल्स की हेल्थ अच्छी होगी, एनिमल की हेल्थ अच्छी होगी तो जो वो मिल्क देंगे वो भी अच्छी क्वालिटी का देंगे। दूसरा है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी कंटिन्यूअसली हमें ब्रशिंग करनी चाहिए और उन्हें नहलाना भी चाहिए टाइम टू टाइम। ठीक है, जिससे उनके ऊपर जो डर्ट लगा हुआ है वो सारा का सारा डर्ट जो है वो दूर हो जाए। अगर डर्ट लगा रहेगा तो मे भी उन्हें कोई ना कोई बीमारी हो जाए, और अगर बीमारी होगी तो फिर दूध के ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें चाहिए कि प्रॉपर उनकी साफ सफाई रहे। तीसरी बात, जहां पर भी आप उन्हें रखते हो वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन का मतलब होता है हवा के पास होने की प्रॉपर जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बंद कमरा लिया और बंद कमरे के अंदर जानवरों को रख दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर वेंटिलेटेड कमरा चाहिए। और जो भी उनका फ्लोर है उसमें ऐसे स्लोप होना चाहिए। स्लोप इसलिए होना चाहिए कि वो जो भी जगह है वो सूखी रहे जगह। अगर गीली जगह रहेगी तो गीली जगह में क्या होगा? ऑब्वियसली बीमारियां पनपेंगी। ठीक है, और वो बीमारी जानवरों को भी हो सकती है। तो यहाँ पर फ्लोर उन्होंने कहा कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा स्लोपी होना चाहिए, क्योंकि सपोज करो जो भी एनिमल्स हैं वो अगर आपका यूरिन पास करें तो आप 24 घंटे तो वहां नहीं खड़े रह सकते ना, कि जैसे ही पास किया आप लेके झाड़ू से उसे साफ करने लग गए। ठीक, आप
पूरे दिन में एक बार या पूरे दिन में 2 बार आप उसकी सफाई करोगे। तो बीच में जब अगर ऐसा कभी हो जाएगा कि वो जो एनिमल्स हैं वो यूरिन पास कर रहे हैं, तो स्लोप होगा, तो जिस तरफ स्लोप होगा उधर चली जाएंगी और वहां से वो नाली के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो जिस जगह पर वो है वो जगह बिल्कुल ड्राई होगी। जितने भी कैटल फार्मिंग में हम जानवरों को पालते हैं, उन सारे जानवरों के लिए फूड रिक्वायरमेंट्स किस किस तरीके की होती हैं? 2 तरीके की उनके लिए फूड रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट और दूसरी होती है मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट। यानी अपने आप को हेल्दी रखने के लिए उन्हें कुछ फूड खाना होता है, वो फूड रिक्वायर होता है उनको अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। और दूसरा होता है कि ऐसा फूड वो खाएं जिससे उनका मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, तो ये वाला मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट और दूसरी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है। 2 तरीके के फूड की ज़रूरत होती है कैटल फार्मिंग में। जो एनिमल का फीड होता है यानी जो इनका खाना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? पहला है रफेज। रफेज में लार्जली फाइबर होता है। ठीक है, जितना भी खाना होता है उस खाने में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है रफेज वाले में। जो दूसरा है कंसंट्रेट्स कहते हैं इनको, इसमें फाइबर कम होता है लेकिन प्रोटीन और बाकी न्यूट्रिएंट्स, या पूरा लिखना न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं और फाइबर इसमें कम मात्रा में होता है। अब बात आई जो कैटल्स फार्मिंग में जितने भी कैटल्स हैं उनको डिसीजेस कौन कौन सी हो सकती हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। डिसीजेज हैं, जनरली जो डिसीज होती है उससे कभी कभी डेथ हो जाती है, लेकिन हर समय डेथ नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है, जो उनका मिल्क प्रोडक्शन होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, कुछ डिसीजेज ऐसी होती हैं जिनकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन का जो उनका प्रोसेस है उसमें प्रोड्यूस तो होगा मिल्क, लेकिन थोड़ा कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा। अगला है एक्सटर्नल पैरासाइट। अभी मैंने बताया था कि जो जानवर होते हैं उन जानवरों की कंटिन्यूअसली मतलब रेगुलर इंटरवल पर आपको ब्रशिंग करनी होती है, जिससे उनके ऊपर कोई धूल मिट्टी या कोई किसी भी तरीके का कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह ना आ पाए। तो यहाँ पर है एक्सटर्नल पैरासाइट। कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं, पैरासाइट आपने पढ़ा है क्या होता है, जो दूसरी लिविंग बॉडी पर के ऊपर रहकर अपना खाना वाना उसी लिविंग बॉडी से लेता है। तो कुछ एक्सटर्नल पैरासाइट ऐसे होते हैं जो इन एनिमल्स की बॉडी पर चिपक जाते हैं और उन्हीं से सारा न्यूट्रिएंट लेते हैं। इससे उन जानवरों को कभी कभी स्किन डिसीज हो जाती है, इसीलिए हमें रेगुलर इंटरवल पर उनको झाड़ना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरनल पैरासाइट। कुछ ऐसे इंटरनल पैरासाइट होते हैं जैसे कि वर्म, वो उनके स्टमक को और उनके इंटेस्टाइन को खराब कर देता है। ठीक है, यानी बिगाड़ देता है कुछ। और दूसरा है फ्लूक्स। फ्लूक्स जो है वो उसके लीवर को डैमेज कर देता है, एनिमल के लीवर को डैमेज कर देगा। कुछ इन्फेक्शियस डिसीज होती हैं जो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होती हैं। इन डिसीजेस से बचने के लिए हम उसे एनिमल को क्या करते हैं, वैक्सीनेशंस देते हैं टाइम टू टाइम। जैसे इंसानों को वैक्सीनेशन दिए जाते हैं रेगुलर इंटरवल पर, उसी तरीके से जानवरों को भी इस वायरस और बैक्टीरिया से बचने के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है, इसमें हम जो एग लेइंग्स हमारी बर्ड होती हैं उनको हम पालते हैं, मेनली जो है एग के लिए और मीट के लिए, चिकन मीट के लिए। यहाँ पर जो पोल्ट्री फार्मिंग है ये हेन्स के लिए मेनली बोली जाती है कि हेन या कॉक को आप पाल रहे हो और किस लिए पाल रहे हो, फॉर एग प्रोडक्शन के लिए, और दूसरा मीट के लिए हम उसको पालते हैं। ठीक है, इनके बेसिस पर कि वो एग प्रोड्यूस कर रही हैं या हम उन्हें मीट के लिए पाल रहे हैं। जो हेन्स होती हैं 2 टाइप की हो जाती हैं, एक बॉयलर्स होती है, एक लेयर्स होती हैं, ये भी बाद में बताती हूँ। यहाँ सुनो पहले कि इनकी क्वालिटी अच्छी हो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनमें क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। एक इंडियन लेते हैं और एक फॉरेन ब्रीड लेते हैं। इंडियन वाली जो ब्रीड होती है उसको एसील बोला जाता है और जो फॉरेन वाली होती है उसे हम लेग हॉर्न बोलते हैं। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाता है जिससे बहुत अच्छी क्वालिटी की मीट प्रोड्यूस होती है और साथ में एग भी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो हम क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो अच्छी वैरायटी होगी उसमें। पहला है नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, यानी जो भी इसमें से जो भी हम इनका क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं उससे जो नए चिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके नंबर भी ज़्यादा हों और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। दूसरी बात, ड्राफ्ट बॉयलर्स पेरेंट्स फॉर कॉमर्शियल चिक प्रोडक्शन। अगर हमें चिक का प्रोडक्शन करना है, किसके लिए, कॉमर्शियल पर्पज से करना है, तो हम उसमें कौन से लेंगे, ड्राफ्ट बॉयलर पेरेंट्स का यूज़ करेंगे, जिससे हमें जो भी चिक मिलेंगे वो कॉमर्शियली बहुत अच्छे होंगे।
नेक्स्ट है समर एडेप्टेशन कैपेसिटी, यानी ऐसे चिक प्रोड्यूस करें जिनकी हाई टेम्परेचर को सहने की शक्ति बहुत ज़्यादा हो। इससे क्या होगा, बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो भी उनको बीमारी नहीं होगी और वो स्वस्थ रहेंगी। नेक्स्ट है लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, ऐसे चिक प्रोड्यूस करो जिनको मेंटेनेंस की बहुत कम रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट है रिडक्शन इन साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड्स, जितने भी एग लेइंग बर्ड्स हैं यानी एग लेइंग हेन्स हैं आपकी, उनका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, उनके साइज थोड़ा सा छोटा हो जाए। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए किसमें, एक अच्छी क्वालिटी का एग प्रोड्यूसिंग करने के लिए और अच्छी क्वालिटी का मीट प्रोड्यूस करने के लिए हमें ये सारे गुण उसमें चाहिए। अब जो ब्रॉयलर्स और लेयर्स हैं इनके बीच का डिफरेंस पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मेन डिफरेंस इनका क्या है, यहाँ पर लिखा है ये जल्दी डेवलप हो जाते हैं, क्विक डेवलप होते हैं। जब क्विक डेवलप होते हैं तो इनको प्रोटीन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और फैट ठीक ठीक क्वांटिटी में चाहिए होता है, जबकि जो लेयर्स वाले होते हैं उनको लेस क्वांटिटी में प्रोटीन और फैट दोनों ही लेस क्वांटिटी में चाहिए। जो हमारा लेयर्स वाला है ये मेनली एग प्रोड्यूसिंग के लिए होते हैं और ये वाले हमारे मीट प्रोडक्शन के लिए होते हैं, ठीक है। इसलिए इनमें हमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है और फैट कम चाहिए होता है। ये डू नॉट रिक्वायर एम्पल स्पेस एंड हाई लाइटिंग, इनको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती और लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा, इनको लाइटिंग बहुत ज़्यादा चाहिए और हाई लाइटिंग चाहिए, लेकिन स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। ये वाले मीट के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ वाले जो हैं इनको एप्रोप्रिएट स्पेस चाहिए, यानी ठीक ठीक स्पेस चाहिए और ठीक ठीक लाइटनिंग चाहिए। और ये वाले हम यूज़ किस लिए करते हैं, एग लेइंग बर्ड्स होती हैं इसकी तरह हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये लेयर्स हो गए और ये बॉयलर्स हो गए। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है हिंदी में मुर्गी पालन। मुर्गियों को पालना है। मुर्गियां हम दो वजह से पालते हैं। पहला है हमारा, हमें उनसे अंडे मिलते हैं हम इसलिए पाल रहे हैं। दूसरा, हमें उनसे मीट मिल रही है हम इसलिए पाल रहे हैं। जिससे हमें मीट मिलती है उसको हम ब्रॉयलर बोलते हैं और जिससे हमें अंडे मिलते हैं उसे हम लेयर्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो भी मुर्गी हो रही है, पल रही है, उससे हमें बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अंडे मिले और प्लस उसका मीट बहुत अच्छा हो। ये दोनों काम होने के लिए हम क्या करते हैं, इंडियन ब्रीड और फॉरेन ब्रीड के बीच में क्रॉस कराते हैं, मींस रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कराते हैं इंडियन और फॉरेन के बीच में। इससे जो भी हमें चिक्स मिलेंगे वो क्वांटिटी में और क्वालिटी में दोनों में ही बहुत अच्छे होंगे। दूसरी बात, अगर हमें ऐसा चिक प्रोड्यूस करना है जिसको हमें बेचने के पर्पज से बनाना है तो उसके लिए हम क्या करें, जो हम उसके पेरेंट्स लेंगे वो कौन से लेंगे, ब्रॉयलर वाले लेंगे, क्योंकि हमें बेचने के लिए बनाना है। दैट मीन्स मीट हमें उसका बेचना है। मीट बेचने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, ब्रॉयलर यूज करेंगे, क्योंकि ये मीट प्रोड्यूसिंग होते हैं। नेक्स्ट है, इनकी समर एडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर इनकी समर एडेप्टेबिलिटी अच्छी होगी तो ये गर्मी में भी आराम से रह पाएंगे और इनको कोई डिसीज नहीं होगी। और इनको जो मेंटेन करने के रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बहुत कम होनी चाहिए। और नेक्स्ट है रिडक्शन इन साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड्स। जो एग लेइंग बर्ड्स हैं, ऐसी बर्ड्स जिनको हम पाल रहे हैं केवल अंडों के लिए, हम उनको मीट बेचने के लिए नहीं पाल रहे हैं, उनका साइज जो है वो कम, हमें छोटा चाहिए, इसलिए भी हम इन इंडियन और फॉरेन वाली ब्रीड में क्रॉस कराते हैं। अब ब्रॉयलर और लेयर्स में डिफरेंस है, इसको रिक्वायर होता है ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और लेस मात्रा में फैट, और यहाँ पर दोनों ही चीज़ें लेस मात्रा में चाहिए, प्रोटीन भी और फैट भी। इसमें यहाँ पर ज़्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए और लाइट भी ज़्यादा नहीं चाहिए, और यहाँ पर दोनों ही चीज़ें ठीक ठीक चाहिए। और इनको हम पालते हैं मीट की वजह से और इनको हम पालते हैं अंडे लेने की वजह से। फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन मीन्स आप मछलियों को पाल रहे हो, मछली पालन हिंदी में कहा जाता है। ये एक बहुत ही चीप सोर्स है एनिमल के प्रोटीन का। इससे हमें एनिमल प्रोटीन मिलता है फिश से। ये जो फिशिंग होती है, इसको हम दो तरीके से हम फिश को ऑब्टेन कर सकते हैं। उसका तरीका एक नेचुरल रिसोर्स से और दूसरा अदर तरीके से। जब हम नेचुरल रिसोर्स से फिश को ऑब्टेन करते हैं तो उसे कैप्चर फिशिंग कहा जाता है, और अगर हम दूसरे तरीके से करते हैं तो उसे कल्चर फिशिंग कहा जाता है। फिशिंग जो है वो दोनों तरीके से की जा सकती है, कैप्चर और कल्चर, और कभी कभी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी की जा सकती है। और ये जो कैप्चर और कल्चर फिशिंग की जाती है या तो मराइन वाटर में की जाती है या फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में की जाती है। मराइन फिशरीज क्या होती हैं?
पॉपुलर मैराइन फिशेस जो इसमें मिलती हैं, इसमें उसमें उसकी जो वैरायटी है वो कौन कौन सी हैं? पॉम्फ्रेट है, मार्क्सेल है, टूना है, सार्डाइन्स है और बॉम्बे डक है। ये सारी की सारी मैराइन फिश की वैरायटी हैं। कुछ मैराइन फिश जो हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। उनमें से फिन्ड फिश उनका नाम है, और फिन्ड फिश के एग्जाम्पल है मुलेट्स, बेकती और पर्ल स्पॉट और भी हो सकते हैं। और दूसरा है शेल फिश, ये भी जो है इसकी भी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत हाई होती है, और इसके एग्जाम्पल हैं पॉन्ड्स, मुसल्स और ऑस्टर्स। ऑस्टर में हमारा मोती भी मिलता है, हमें सच्चा मोती जो होता है वो ऑस्टर में बनता है। ठीक, अब है इनलैंड फिशरीज। दो तरीके की बताई ना अभी आपको, एक मैराइन वाली और दूसरी इनलैंड फिशरीज। इनलैंड फिशरीज में कैप्चर फिशिंग इज डन इन इनलैंड वाटर बॉडीज। ये इनलैंड वाटर बॉडीज में किया जाता है। इनलैंड वाटर बॉडीज होती हैं जैसे कि ब्रैकिश वाटर, लगून होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा एसएसटी में, लगून्स है, बैक वाटर्स है, तो वो उसमें आपकी ये वाली फिशिंग की जाती है। फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन कॉम्बिनेशन। कभी कभी ये फिश कल्चर जो है वो कॉम्बिनेशन में किया जाता है। कॉम्बिनेशन किसके साथ? राइस क्रॉप के साथ। हमें पता है राइस क्रॉप को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जो भी फील्ड होती है उस फील्ड में हम क्या करते हैं, खूब सारा पानी भर के रखते हैं अगर हमें राइस की क्रॉप उगानी होती है। तो जिस जगह आपने फील्ड में पानी डाल के रखा हुआ है उसी में हम अगर फिशेज भी ग्रो कर लें तो ये दोनों मिलाकर एक साथ राइस क्रॉप के साथ ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन कॉम्पोजिट फिश कल्चर। मतलब अगर आपको और भी अच्छी तरीके की फिश फार्मिंग करनी है तो वो हम कॉम्पोजिट फिश कल्चर में कर सकते हैं। कॉम्पोजिट फिश कल्चर क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है, इसमें हम 5 या 6 तरीके की फिश स्पीसीज को एक ही पॉन्ड के अंदर पालते हैं। दीज स्पीसीज आर सिलेक्टेड। इन स्पीसीज को हम कैसे चूज करेंगे? जो 5 या 6 स्पीसीज हमने चूज करी हैं वो हम चूज करेंगे उनकी फूड हैबिट्स को देखकर। उनकी फूड हैबिट्स अलग अलग होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कैटलेस, ये एक फिश का नाम है। ये वाली जो फिश होती है ये जो भी आपका पॉन्ड होगा उस पॉन्ड का जो ऊपर का सरफेस होगा वहां से फीड करती है। रोहू फीड करती है मिडिल जोन से। मृगल और कॉमन कार्प्स होते हैं वो बॉटम फीडर होते हैं, यानी ये वाले सबसे नीचे से फीड कर रहे हैं, ये बीच में से, और ये सबसे ऊपर से फीड कर रहे हैं। तो इनकी फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग हम ये फिश कल्चर बनाते हैं जो कॉम्बिनेशन है बहुत सारी स्पीसीज ऑफ फिशेस का। और ग्रास क्रॉप्स होते हैं, फीड ऑन वीड्स। और हमने चौथी एक और इसमें मिलाई है जो किसको खा रही है? खाली वीड को खा रही है। उससे इससे मतलब नहीं है कि वो सरफेस पे है, मिडिल में है या बॉटम पे है। ये कहाँ पर? वीड्स को खाएगी। जितने भी वीड्स आपके उस पॉइंट में होंगे उनको खाएगी। लेकिन ये सब करने में एक प्रॉब्लम आती है कि इनमें से कई सारी जो ब्रीड्स हैं वो ऐसी होती हैं जो सेम समय पर ब्रीडिंग करती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो पॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा भर जाता है फिशेस से, उससे सरवाइव करने में फिशेस को दिक्कत होती है। बी कीपिंग। बी कीपिंग में क्या होता है? बी कीपिंग हम क्यों करते हैं? इट इज द मेंटेनेंस ऑफ बी कॉलोनीज कॉमनली इन मैन मेड बीहाइव्स। हम अपने आप मैन मेड बीहाइव्स बनाते हैं, ठीक है, और उन बीहाइव्स में हम इन बीज को रखते हैं। हम इन बीज को मेनली क्यों पालते हैं? 2 चीज़ों के लिए। एक तो हमें उससे हनी मिलता है, दूसरी चीज़ हमें उससे वैक्स मिलती है। अगर हमें कॉमर्शियल प्रोडक्शन करना है इसी हनी का तो हमें क्या करना होता है? एक इंडियन और एक दूसरी आपकी फॉरेन ब्रीड होती है, उन दोनों को आपस में क्रॉस कराना पड़ता है। उससे हमें जो हनी का प्रोडक्शन होता है वो बहुत अच्छी वैरायटी का हनी मिलता है। जो इंडियन वैरायटी है उसका नाम है एपिस सेरेना इंडिका। ये इंडियन बी है, और ये भी है एडोर्सेटा, और ये द रॉक बी और द फ्लोरेस और द लिटिल बी, ये सब इंडियन वाली हैं। और इटालियन बी कौन सी है? उसकी वैरायटी का नाम दिया हुआ है ए मेलिफेरा। ठीक है, इसमें और इसमें हम क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं। इनको क्रॉस कराने से जो हनी आता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हनी प्रोड्यूस होता है। The quality or quantity of honey bee depends on the postures or the flower available to the bees for nectar and pollen collection. दूसरी बात इन्होंने कहा, एक तो बताया कि ब्रीडिंग किस किस के बीच में होगी तब आपका हनी प्रोडक्शन अच्छा होगा।
दूसरी चीज हमारी जो हनी है उसकी क्वालिटी किस पर डिपेंड करेगी, जो भी बीज हैं उन्हें पॉस्चर कैसा मिल रहा है, कहाँ से वो नेक्टर ले रही है, किस फूल से वो नेक्टर ले रही है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो वो बनेगा, हनी बनेगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, या फिर जो पॉलन वो कलेक्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो इससे आपकी जो हनी की क्वालिटी होगी वो अच्छी आएगी।